का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गंगा प्रोजेक्ट को लेकर के हम बहुत सी चीजें स्टडी करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। हंसना बंद करो बेटा, रुलाना दिया गंगा की क्वालिटी बता के तो फिर बताना। अच्छे अच्छे लोग इंपॉर्टेंट हो गए गंगा किनारे रह रह के। समझो इसकी गहराई को, आगे समझते हैं कहानी को। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री की ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसे हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में काउंट करते हैं। गंगा के विषय में आज हर तथ्य को समझेंगे, जानेंगे। नमामि प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, वहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के लिए, खेती बाड़ी को लेकर के, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर के, ये सारी चीज़ों को हम गहराई में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए आइए प्रोजेक्ट को सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। गंगा आप सभी जानते हैं कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। कहाँ से आती है शहर? गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो एग्जैक्ट जगह है जहां से निकलती है दैट इज गौमुख। गौमुख से निकलती है। यहां से होते हुए सीधे सीधे 5 राज्यों में बहती है, 5 स्टेट्स में फ्लो करती है और बहते हुए 2525 किलोमीटर का 2525 किलोमीटर का सफर तय करके ये डेल्टा बना देती है। कहाँ जा करके? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका डेल्टा बनता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव डेल्टा काउंट होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा है। बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है गंगा। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर खास तरह का वृक्ष पाया जाता है सुंदरी, जिसके नाम पर इसका नाम है सुंदरबन। ये कौन सा वन है? सुंदरबन। तो सुंदरबन डेल्टा इसे कहते हैं। नदी अपने सेडिमेंट लोड के साथ, यानी कि अपने मटेरियल के साथ जब समुद्र में एंटर करती है, वहाँ पर जब जिस लोकेशन में वो अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है। द माउथ ऑफ द रिवर, ओके। और वो जो लैंडफॉर्म उसने डेवलप किया है अपनी सेडिमेंट्स के डेपोजिशन के साथ, वो क्या कहलाता है? डेल्टा। गंगा डेल्टा बनाती है। कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं। तो एस्चुरीज एंड डेल्टा दो चीज़ें बनती हैं। तो सुंदरबन डेल्टा है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जिनकी खासियत क्या है कि ये ब्रैकिश वाटर में, ये सलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके। 2525 किलोमीटर का सफर था। गंगा अलग अलग नदियों से मिलती है अपने रास्ते में और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उससे मिलने का काम करती हैं। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, जो हम आपको ड्रेनेज वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आप गंगा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दूरदर्शन के हमारे व्यूअर से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि वो ड्रेनेज वाला चैप्टर देखें और उसमें गंगा। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। ये सारी नदियाँ लेफ्ट बैंक से मिलती हैं। राइट बैंक से अगर देखें तो यमुना आकर के मिलती है। यमुना, बेतवा, केन, सोन, ये सारी राइट बैंक से आने मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की मिला करके गंगा का एक बहुत ही एक्सटेंसिव बेसिन बनता है। ये बड़ी बात है। गंगा की अगर हम बात करें तो सीधे तो 5 राज्यों से बहती है, लेकिन गंगा का जो मेन बेसिन है वो 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरता है। वो कैसे गुजरता है उसे लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब बेसिन की बात करते हैं, ये बेसिन बिल्कुल वास्ट बेसिन जैसा होता है, जिसमें पानी तो एक टैप में से ही आ रहा है, लेकिन वो टैप का पानी कितने रीजन तक फैल सकता है, जा सकता है, या कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिन एस्पेक्ट। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से एक नदी चलती है चंबल। ये ऊपर की तरफ जाती है, ये राजस्थान से भी होकर के गुजरती है और ये इटावा में जाकर के यमुना से मिलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना फाइनली इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिलती है। तो वो यमुना जो गंगा से मिलती है, उस यमुना में जाकर के मिलती है चंबल। तो चंबल मध्य प्रदेश से आती है, तो गंगा के बेसिन में मध्य प्रदेश होगा ना? होगा। दूसरा, खुद चंबल राजस्थान से गुजरती है और ऐसे में चंबल को एक ट्रिब्यूटरी रिसीव होती है, दैट इज बानस। तो बानस नदी वो की अरावली पर्वतों से निकलती है और राजस्थान से होकर के फ्लो करती है, वो चंबल को रिसीव होती है। इस वजह से वही चंबल जाकर के यमुना से और वही यमुना जाके गंगा से, तो इस वजह से राजस्थान भी इसका बेसिन हुआ कि नहीं हुआ? यमुना हिमाचल प्रदेश से भी गुजरने का काम करती है।
अगर आप यहाँ से देहरादून जाए पंजाब से, तो रास्ते में हिमाचल का एक स्ट्रेच आएगा जहाँ पे आपकी सड़क के लेफ्ट साइड पे यमुना चल रही होगी। तो यमुना इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने देखी भी होगी, पाउंटा साहब उत्तराखंड यमुना के ही किनारे है, तो यमुना इज़ इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। तो वो जो यमुना का स्ट्रेच हिमाचल प्रदेश का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल से होकर के यमुना आती है और यमुना खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो हिमाचल बेसिन का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पंजाब इसके बेसिन का पार्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब का रिवर सिस्टम सारा इंदस रिवर सिस्टम है, और सहारनपुर का रेज्ड एरिया, अंबाला का रेज्ड एरिया इंदस रिवर सिस्टम को गंगा रिवर सिस्टम से सेपरेट करता है। तो हिमाचल प्रदेश भी आ गया इसमें। यमुना खुद हरियाणा से होकर फ्लो कर रही है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो हरियाणा बेसिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सीधा आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश से तो खुद ही गंगा फ्लो कर रही है, बिहार से खुद ही फ्लो कर रही है, झारखंड से खुद ही फ्लो कर रही है, वेस्ट बंगाल में खुद ही फ्लो कर रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसे में छत्तीसगढ़ से कई नदियां कंट्रीब्यूट होती हैं, जैसे में सोन एक इंपॉर्टेंट नदी के तौर पर है, तो फिर छत्तीसगढ़ भी इसका बेसिन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से इसके बेसिन अगर हम देखें तो गिनना शुरू करिए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार 3, छत्तीसगढ़ 4, यूपी 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, हरियाणा 8, उत्तराखंड 9, हिमाचल प्रदेश 10 और दिल्ली यूनियन टेरिटरी 10 राज्य, 1 केंद्रीय शासित प्रदेश। ये इसका बेसिन एरिया है। ओके, ऐसे में अगर हम देखें तो गंगा किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। गंगा टोटल 26%, टोटल जितने हमारी कंट्री में ज्योग्राफिकल बेसिन एरियाज है उसका 26% बेसिन एरिया गंगा के लिए को जाता है। लार्जेस्ट बेसिन एरिया कंट्रीब्यूट होता है गंगा को, ऐसा माना जाता है। ऐसे में गंगा इस बेसिन एरिया में 40% लोगों को सर्वाइव करा रही है, यानी कि 500 मिलियन पीपल को सर्वाइव कर रही है। ये बड़ी बात है। दूसरा, जितना भी हमारी कंट्री में इरिगेशन है उसका 47% इरिगेशन गंगा से आ रहा है, तो 47% इरिगेशन को प्रोवाइड कर रही है। 500 मिलियन की जितनी भी पानी की डोमेस्टिक और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर रही है, 26% बेसिन एरिया कवर कर रही है। तो दैट्स व्हाई गंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ। ओके, क्लियर हुआ? सबसे बड़ा डेल्टा कंट्रीब्यूट कर रही है, और डेल्टा एक लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो वो भी गंगा ही सर्वाइव करा रही है। बहुत ही भव्य डैम बने हुए हैं, चाहे आप टिहरी की बात कर लें, चाहे आप नरोरा बराज की बात कर लें, नरोरा पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर बराज की बात कर लीजिए आप, उसके बाद आगे जाइए फरक्का बैराज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के इस तरह के बहुत सारे बराज बने हुए हैं, बहुत सारे डैम इस पे बने हुए हैं फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पस। तो गंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस सेंस में इंपॉर्टेंट है? गंगा भागीरथी के द्वारा आवाहन करके पृथ्वी पर मंगाई गई। भागीरथी के द्वारा अपने पितृ पूजा करने थे, इस वजह से गंगा आई। गंगा रिवर ऑफ स्वर्ग मानी जाती है, ये स्वर्ग की नदी मानी गई थी, वहाँ से कंट्रीब्यूट हुई, ब्रह्म कलश से इसका निर्माण हुआ। धरती पर इसका वेग संभाल नहीं पाता कोई, तो सहस्त्र युगों तक ये महादेव की जटाओं में घूमती रही, और फिर अंततः वहाँ से एक हिस्सा पृथ्वी पर आता है, और यही है गंगा। तो गंगा बहुत भव्य नदी, बहुत बड़ा गंगा का इतिहास रहा है। अगर आप हिंदू धर्म की ही मेन बात कर लें तो आदि शंकराचार्य ने भी यहीं पर शास्त्रार्थ भी किए हैं और यहीं पर अपनी तपस्या भी की है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत सारे ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई धरती है, सेक्रेड रिवर है इंडिया की। तो इंडिया की रिलीजियस सेक्रेड रिवर है, इंडिया का कल्चर इसके अराउंड डेवलप हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये बड़ी बात है। और अगर आप महादेव को अगर लें तो बड़े लेवल पर उनका एसोसिएशन हमेशा डिफरेंट स्टोरीज में गंगा के साथ रखा गया है, चाहे वो किसी भी वर्जन में हो, चाहे वो शंकर हैं, चाहे वो रुद्र हैं, हर वर्जन में उन्हें गंगा के साथ जोड़ने का काम हुआ है। तो भारतीय रिलीजन, भारतीय कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सोसाइटी का ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस वजह से सेक्रेड एंटिटी के तौर पर तो ये बड़े लेवल पे जानी जाती है। ऐसा नहीं, कोई भी नदी, कोई भी नेचुरल रिसोर्स इतना सेक्रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों की जीवन का आधार उससे बना होता है, बेस ऑफ लाइफ उससे डेवलप होता है, और गंगा ही है जिससे लोगों का लाइफ का एक बेस क्रिएट हुआ था। चाहे इन द फॉर्म ऑफ नेविगेशन, उसने उन जमाने की सभ्यताओं को समर्थन किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे के समय की बात अगर हम करें तो उस समय गंगा में, जहाँ पर इंडस खत्म हो गई थी, तो उसके बाद बहुत देर के बाद वेदों में गंगा का जिक्र आना शुरू होता है, वो भी बहुत कम बार। तो मतलब सोसाइटीज़ इस तरफ शिफ्ट हुई थी, इंडस का वैल्यू गिरा और धीरे धीरे सोसाइटी इस तरफ आई। तो गंगा एक कोर रिवर के तौर पर बनी
और गंगा यमुना का यह इलाका रहा जहाँ पर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है भारत से जुड़े हुए एंशिएंट स्क्रिप्चर का। तो समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। फिर मगध साम्राज्य आया और मगध साम्राज्य तो खड़ा ही सारा गंगा के सामर्थ्य पर था, गंगा के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क की पावर के ऊपर, और जो जल दुर्ग बनाए गए थे जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा घिरे हुए थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी नेटवर्क की वजह से। इस वजह से गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी हर मायने में है, चाहे पॉलिटिकली लीजिए, शुरू से ही ट्रांसपोर्ट के लिए जुड़ी मानी गई है, एग्रीकल्चर के लिए मानी गई है, नेविगेशन के लिए मानी गई है, और फॉर द पर्पज़ ऑफ डोमेस्टिक नीड, फॉर द पर्पज़ ऑफ इरिगेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्री, शुरू से ही इसकी यूटिलिटी रही है। इसकी वजह से ये इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कमर्शियली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ एग्रीकल्चर, एज अ फॉरेस्ट, एज अ इकोलॉजिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, एज अ फर्टिलिटी और एज अ अलूवियल सॉइल। तो आपको एक गंगा का पूरा मैदान मिला हुआ है, और गंगा का मैदान ही भारत में ग्रेनरी ऑफ द इंडिया माना जाता है। उस ग्रेनरी ऑफ द इंडिया को जो एलुवियल सॉइल कंटेंट प्रोवाइड होता है, जो फर्टाइल सॉइल है उसकी, वो गंगा के द्वारा ही प्रोवाइड होती है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। यह बड़ी बात है। दूसरा, और उसी के बेसिस पर तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर यहाँ की इकोनॉमी का मेन स्टे रहा। इसी की वजह से फिर फर्दर यहाँ पर डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्री की और अर्बनाइजेशन की। आज यही उभरती हुई अर्बनाइजेशन, यही इंडस्ट्रीज और यही हाईली मॉडर्न टेक्निक ओरिएंटेड एग्रीकल्चर गंगा को खा गया है, ख़त्म करके रख दिया है। यह बड़ी बात है। तो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई इंडस्ट्री, बढ़ते हुए न्यू साइंटिफिक मोड पर एग्रीकल्चर और बढ़ती हुई जनसंख्या धीरे धीरे गंगा को ख़त्म करती चली जा रही है, और गंगा कभी इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार रही और आज भी है। अब बनारस से लेकर के हरिद्वार तक चले जाइए, आपको बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसके अराउंड मिलेंगी। अब जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज़ का एक्सप्लोर कर लीजिए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सीवरेज, इन द फॉर्म ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, चाहे फॉर द पर्पस ऑफ क्लीन वाटर, गंगा पे निर्भर आपको दिखेंगे। नरोरा पावर प्लांट तो इसका सीधा सीधा ही, न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, इसका सीधा ही उदाहरण है। तो गंगा से लेते भी हैं और गंगा को देते भी हैं, सीधी कनेक्टिविटी है गंगा के साथ। चाहे वो एक्वाकल्चर है, फिशरमैन है, चाहे वो फार्मिंग कम्युनिटी है, चाहे कोई भी सेक्रेट एक्टिविटीज़ करने वाले पंडित या फिर कोई भी और सेक्शंस हैं, इन सभी की लाइवलीहुड कहीं ना कहीं गंगा के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर हायर रीचेस की बात करें, गंगा की वजह से जो खास तरह के ट्रीज या प्लांट्स बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं, उनसे प्राप्त होने वाले अगर हम पदार्थों की बात करें, उन पर निर्भर एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये बड़ी बात है। नेशनल वाटरवेज गंगा से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानी जाती है। ये सारे आधार रहे जिसके बेसिस पर गंगा केंद्र रही हमेशा से। गंगा खत्म होने के कगार पर है। बहुत से ऐसे समय आते हैं, साल के भीतर 8 महीने का वो समय रहता है जिसे लीन सीजन कहा जाता है, जो मानसून के 4 महीने नहीं रहते। उस दौरान गंगा ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। गंगा का वह मैदान जो पानी से लबारब रहता है, उन दिनों में लोग वहाँ खेल रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के घूम रहे होते हैं, और वहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। ये सारा गंगा की कहानी है, क्योंकि गंगा का फ्लो उन दिनों में ख़त्म हो जाता है। गंगा प्रदूषण से लड़ने लायक नहीं रह जाती है। उसकी जो एक नेचुरल मिनिमम बेस फ्लो है वो ख़त्म होकर के उसकी जो नेचुरल डाइल्यूट करने की कैपेसिटी है पॉल्यूशन की, वह भी ज़ीरो कर दी जाती है। इसकी वजह से गंगा का पॉल्यूशन एक ऐसा पॉस्चर लेता चला जा रहा है जिसे शायद डील करना आने वाले समय में बिल्कुल इम्पॉसिबल सा दिखता है। ऐसे में गंगा को लेकर के क्या क्या प्रोग्राम और क्या क्या काम रहे उसे समझना जरूरी है। देखिए 1905 में ही 1905 में ही मदन मोहन मालवीय के द्वारा गंगा महासभा की शुरुआत हुई। गंगा महासभा, आज भी गंगा महासभा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के तौर पर काम करते हैं, और गंगा के बिहाफ पर अगर किसी भी तरह के केस फाइल करने रहते हैं, उनको फाइल करने का काम करते हैं, गंगा की रक्षा में वो कार्य करते हैं। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये जो गंगा महासभा स्टार्ट की गई 1905 में, इस गंगा महासभा का कार्य ही था गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसे रोकना। समय आगे बढ़ा, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट भारतीयों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, और उसके तहत ये मनवाया गया 1914 में कि गंगा का एक प्रवाह हमेशा बना रहना चाहिए, गंगा का पानी अति से अधिक नहीं रोका जा सकता। अंग्रेज़ों ने ये राइट एड्रेस किया कि भारतीयों का गंगा के ऊपर एक रूडिमेंट्री कनेक्शन है, एक रूडिमेंट्री राइट बनता है इसके प्रवाह को लेकर के, क्योंकि 1854 में ही अंग्रेज़ों के द्वारा हरिद्वार में डैम बना दिया गया था, पानी रोकने के कार्य शुरू हो चुके थे। आज भी आप हरिद्वार जाइए, 1854 का बना हुआ डैम आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। ऐसे में गंगा का प्रवाह रुकते ही लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी, खेतीबाड़ी से जुड़े मामले, प्रदूषण बढ़ने लगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो 1914 में अविरल गंगा प्रवाह समझौता हुआ।
अविरल गंगा प्रवाह, अविरल माने अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो अग्रीमेंट ऑफ द गंगा, ये लोगों के साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा साइन किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। देश की आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद सरकारें यह अविरल गंगा प्रवाह को उस लेवल पर सेंक्टिफाई नहीं कर पाई, उस लेवल पर इसकी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड नहीं रख पाई, और गंगा के पर अविरल प्रवाह को जगह जगह पर फैक्ट्रियों के द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन है, बराज बनाना है, डाइवर्जन चैनल बनाने हैं, किसी भी वजह से इसको प्रभावित करते चले गए। और 1970 आने तक तो यह भी एडमिट नहीं किया जाता था कि गंगा में प्रदूषण बढ़ गया है, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई नदी है। यह स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था कि जो मोक्षदायिनी है, जो पाप नाशनी है, उसमें स्वयं में इतना मल, उसमें स्वयं में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि गंगा जो पॉल्यूशन को दूर करती थी, गंगा पॉल्यूटेड है। इसे जल्दी स्वीकार करना बड़ी बात थी, लेकिन 1970 तक ये मूवमेंट बन चुकी थी। उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य रहा जिसने बड़े लेवल पर यह स्वीकार किया कि हाँ, गंगा में कमियां आ चुकी हैं। इन चीज़ों को देखते हुए समय आगे बढ़ा, सरकारों को चेतना होनी पड़ी, और 1985 में आकर के गंगा एक्शन प्लान बना। 1985, 1986 में कंसेप्ट आ चुका था, और फर्स्ट फेज एप्लीकेशन गंगा एक्शन प्लान की 1986 में हुई। राजीव गांधी की अध्यक्षता में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा गंगा एक्शन प्लान लाया गया 1986। इतनी बुरी हालत गंगा की क्यों हो गई, इसको समझने के लिए आपको देश की राजनीति का एक ढांचा भी समझना होगा। देखिए, आपकी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंटेरियन है। पहला तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट का चुनाव इलेक्शन से होता है। ऐसे में इलेक्शंस में हमेशा पॉपुलिस्ट मुद्दे हावी रहते हैं, और सरकारों को उन्हीं मुद्दों को सर्व करना है और उन्हीं मुद्दों के थ्रू वोट्स मिलने हैं। मतलब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन रहती हैं गवर्नमेंट्स को, जो लोग भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उन्हीं एक्सपेक्टेशन को सर्व करने के लिए उसी तरह के वादे भी करते हैं। और उन एक्सपेक्टेशंस में एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते आज़ादी से पहले जो भी हमने सहा है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हाउसिंग हो, सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, हमने दमन सहा। और इसके बाद देश आज़ाद जब हुआ, लोगों के सामने प्राइम जो रिक्वायरमेंट्स थी वो एजुकेशन की थी, फूड की थी, एम्प्लॉयमेंट की थी, पॉवर्टी एलिवेशन की थी, हेल्थ फैसिलिटी की थी, सैनिटेशन की थी, और शेल्टर की थी। ये सारी डिमांड्स थी। सरकार के सामने जिम्मेदारी थी कि खेती बाड़ी का विकास करे और इंडस्ट्री को प्रमोट करे, जिसके थ्रू तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इस दौरान एनवायरनमेंट एक इशू था ही नहीं। एनवायरनमेंट को कभी भी इलेक्शन एजेंडे के तौर पर ना रखा गया, ना जनता ने एनवायरनमेंट को एक इलेक्शन एजेंडे के तौर पर लाया। आम जनता के बीच में एक परसेप्शन ये रहा करता था कि जो लोग रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका उन रिसोर्सेज से सीधा सीधा यूजेज है, जो उन पर डिपेंड करते हैं, उन लोगों ने मूवमेंट ज़रूर की। चाहे चिपको मूवमेंट आपने उत्तराखंड में देखी थी, उसका भी आधार ये रहा था कि लोग, सरकारें वहाँ से पेड़ काट रही थी, लेकिन लोकल लोगों को इसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही थी। इसके खिलाफ चिपको मूवमेंट वहाँ पर आई, और फिर अवेयरनेस, एक ट्री कंजर्वेशन, प्लांटेशन, इन सारी चीज़ों में बढ़ी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन्वायरमेंट हमेशा एक बहुत ही चौथे पाँचवें पायदान का मुद्दा रहा, जो कभी भी सीधा सीधा मुद्दा बन करके उभर नहीं पाया। मुद्दा ये रहा कि इंडस्ट्री लगानी ज़रूरी है, और 1990 तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत ने किया, उस इंडस्ट्री में मेन इंडस्ट्री भी पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड थी, सरकारी इंडस्ट्री थी। ऐसे में सारे बड़े प्रोजेक्ट जो जितने भी आज की डेट में भी हमारी कंट्री में नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजॉरली ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार के उपक्रम है। ऐसे में इन्हीं के द्वारा मेन पॉल्यूशन किया जाता था। चाहे माइनिंग है, गवर्नमेंट करती थी, चाहे आयरन स्मेल्टिंग है, गवर्नमेंट करती थी, फर्टिलाइजर प्लांट्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई, लेदर इंडस्ट्रीज़ मेनली गवर्नमेंट के द्वारा लगी हुई थी, पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज सारी। तो कुल मिलाकर के ये इंडस्ट्रीज ही शुरुआती दौर में 1990 तक, क्योंकि हमने एक सिस्टम ही ऐसा फॉलो किया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जिसमें हमने ये माना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को रोज़गार देना, हैवी इंडस्ट्री डेवलप करना, कंट्री में एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इसी के इर्द गिर्द सब्सिडरी इंडस्ट्री डेवलप होगी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। तो इस दौरान फिर सरकार के ही उपक्रमों के ऊपर हम पर्यावरण के नियम उस लेवल पर लागू नहीं कर पाए। एक यहाँ पर कमी रह गई डे वन से ही। ऑलवेज एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नदियों के चैनल इंक्रोच होते रहे, नदियों में अनट्रीटेड सीवेज आज आकर के गिरता रहा, नदियों में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अनट्रीटेड वे में गिरता रहा, कोई उसे रोक नहीं पाया। सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों ने रिप्लेस किया। प्राइवेट कंपनियों को फैसिलिटेट करना है, इन्फेंट स्टेज में उन्हें तंग नहीं करना, उन्हें कई तरह की सब्सिडीज़, कई तरह के टैक्स हॉलीडेज़, कई तरह के सपोर्ट मैकेनिज्म देने हैं। इन सारी चीज़ों के तहत उनके ऊपर अति लोड, एक्सेसिव लोड नहीं डाला गया, ताकि वो सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ लगा सकें, क्योंकि उनके पास ना तो उतना पैसा था, ना ही उतने कॉम्पिटिटिव स्किल्स थे।
तो उन्हें उभरने देने के लिए बहुत सारी उनकी मनमर्जियाँ और मनमानियों को बर्दाश्त भी किया, क्योंकि मुद्दा देश के सामने वही खड़ा था कि रोज़गार देना है, मुद्दा यही था कि गरीबी हटानी है, मुद्दा ये था लोगों को भोजन देना है, फूड देना है, मुद्दा ये था कि शिक्षा देनी है, मुद्दा ये था सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हेल्थ फैसिलिटी देनी है, मुद्दा लोगों के घरों पे सर पे छत देना था। ये बड़ी बात थी। ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ हुई ये सारी नदियाँ और बड़े लेवल पर 1985 में तो ये एक ऐसा चेहरा अपना गई थी, एक ऐसी डायमेंशन अपना गई थी कि अब इन्हें निगलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। उस परिदृश्य में, उस पृष्ठभूमि में ये 1985-86 का गंगा एक्शन प्लान आता है। 2 फेजेस में ये गंगा एक्शन प्लान आया। पहले फेज के अंदर लगभग 23 टाउन उठाए गए और लगभग 536 करोड़ के अराउंड का बजट रहा। दूसरा फेज 1993 के अराउंड आया, इसमें लगभग 48 टाउन उठाए गए और 870 करोड़ के अराउंड बजट बढ़ा दिया गया। गंगा एक्शन प्लान लगभग फेल रहा, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शुरुआत में ऐसा भी लगा कि सिर्फ गंगा को टारगेट करना ही ठीक नहीं है, बहुत सारी अदर रिवर हैं जो गंगा जैसी परिस्थिति में ही पहुंच गई हैं, और गंगा को टारगेट करना इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी जब तक टारगेट नहीं होगी तब तक गंगा भी क्लीन नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेकंड प्लान जब आया, सेकंड फेज जब आया 1993 में इसका, तो एक तरह का वो नेशनल रिवर एक्शन प्लान ही था, NRAP। तो शुरुआत होती है गंगा महासभा, आगे बढ़ा अविरल गंगा प्रवाह समझौता, आगे बढ़ा 1986 का गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान के तहत कौन कौन से मुद्दे थे उन्हें समझना जरूरी है। वो मुद्दे समझ जाएंगे तो फिर आपको नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी समझ आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को टारगेट करते हुए ही अगर हम गंगा एक्शन प्लान के मुद्दे समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हम उनको टारगेट करके ये समझाते हैं कि ये सब गंगा एक्शन प्लान में भी था। ओके, समय आगे बढ़ा, गंगा एक्शन प्लान एक फेलियर एस्पेक्ट रहा, लेकिन 2009 के अराउंड आकर के चीज़ें चेंज हुई। 2009 20 फरवरी 2009 गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया। गंगा आज की डेट में क्या है? नेशनल रिवर है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो इसे 2009 में डिक्लेयर किया गया और उसी समय एक बॉडी लेकर के आए उस समय के मनमोहन सरकार, कांग्रेस, यूपीए की गवर्नमेंट, जिसका नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज a very important body, NGRBA। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी लेकर के आए। इसमें मेन पोजीशन होल्डर प्राइम मिनिस्टर और जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो होने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर जब खुद ही किसी चीज़ में संलिप्त हो गए तो उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके तहत ये माना गया कि गंगा एक्शन प्लान के तहत जो भी प्रोविजंस रखे गए थे उन्हें हम बड़ी तेज़ी से लागू करेंगे और उन्हें यकीनी तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पर। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके तहत प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के प्रोविजन स्ट्रॉन्ग किए गए। 2010 आया, वर्ल्ड बैंक को इसमें इंक्लूड किया गया और गंगा को क्लीन करने का एक मिशन रखा गया, मिशन क्लीन गंगा। 2010 में मिशन क्लीन गंगा की शुरुआत हो गई। ऐसे में 2011 तक वर्ल्ड बैंक की जो सहभागिता 2010 में ही हो गई थी, उसके तहत 2011 तक बड़े पैमाने पर रकम वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई गंगा की क्लीनिंग के लिए, गंगा की रेजुविनेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। प्रोजेक्ट चल रहा था, मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुने गए, माँ गंगा ने बुलाया है और मैं आया हूँ और मैं गंगा को अब सर्व करूँगा। 2019-20 तक वादा कर दिया गया कि 80% गंगा में आ रहा सारा कंटेमिनेटेड वाटर क्लीन कर दिया जाएगा। 20% हम आगे सुधार लेंगे जाकर के 2022 तक। मतलब आपको 10 साल के अंदर गंगा शुद्ध मिलेगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अब उस लेवल को लेकर के जो प्रोजेक्ट आया, जो पॉलिसी आई, उसका नाम पड़ा नमामि गंगे। 2014 में इसकी परिकल्पना हुई, इसका कंसेप्ट आया और 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी के 80 घाट से लॉन्च कर दिया गया। अब यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझते हैं। इसी के तहत गंगा एक्शन प्लान भी समझ लेंगे, उसकी कमियां भी समझ लेंगे और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल असेसमेंट, पहले सारे गुड भी बताएंगे, कमियां कहाँ रह रही हैं वो भी बताएंगे, सुधार के स्कोप कहाँ है वह भी कराएंगे, पूरा टॉपिक करके देंगे। ओके, चलिए आइए देखिए, जब हम बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, तो नमामि गंगे तो प्रोजेक्ट का नाम है ना बेटा, है ना करण? तो स्कीम का कोई अपना टेक्निकल नेम भी तो होगा। तो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन रेजुविनेशन प्रोग्राम, ये इसका नाम है। चलिए
कुछ बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो बॉडीज़ इसके थ्रू काम करेंगी। देखिए, नमामि गंगे शहर एक प्रोजेक्ट तो हो गया, प्रोजेक्ट को लागू भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ गवर्निंग अथॉरिटीज़, कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ भी तो बनानी पड़ेंगी। जब तक वो गवर्निंग और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ नहीं बनेगी तो काम कैसे चलेगा। सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि वो जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी उसको ख़त्म करके एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल। कौन सी बॉडी बनाई गई? नेशनल गंगा काउंसिल। ये एग्जिस्टेंस में आई और इसका एक्चुअल नेम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिवर गंगा। नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिवर गंगा। शॉर्ट नेम क्या है? नेशनल गंगा काउंसिल, NGC। ओके, ये नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होंगे? द प्राइम चेयरपर्सन इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और इनके साथ और कौन होंगे? 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, वो 5 राज्य जहां से गुजरती है गंगा। ठीक है, तो 5 स्टेट्स के मुख्यमंत्री होंगे एंड प्राइम मिनिस्टर मेन चेयरपर्सन होंगे, मेन चेयर होल्डर होंगे। ये बड़ी बात है नेशनल गंगा काउंसिल की। इसके आगे काम करते हैं। नेशनल गंगा काउंसिल तो एक काउंसिल है जिसमें सारी मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, एजेंडास को समझा जाएगा, सारी बातें। इसका कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन विंग भी तो होगा जिसके जिम्मे पर कार्य करना है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन विंग के तौर पर कौन होगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन विंग है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। आई बात समझ में? तो ये है एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन विंग। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के थ्रू ही सारा काम इम्प्लीमेंट होगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर भी 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक आ जाएगा गवर्निंग बॉडी और दूसरी आएगी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसे उतार देते हैं मैप को, प्लीज मैप उतारिए। गवर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों के लिए ही एक पोस्ट क्रिएट की गई है। वो पोस्ट है डायरेक्टर जनरल, DG, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जंगल कह रहे हैं भाई, डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे प्रोजेक्ट, डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, तो कुल मिलाकर के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में फॉर द पर्पस ऑफ गवर्निंग जो भी मेंबर इन्वॉल्व रहेंगे, उनमें कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे? मेनली उनमें मेंबर इन्वॉल्व रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। मेंबर कौन से इन्वॉल्व रहेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज। ओके, तो कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज ये सारे उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर काम करेंगे। और डिसीजन मेकिंग के तौर पर यहाँ पर कौन रहेंगे? पूरा का पूरा नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर था। बाद में आज की डेट में इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज किनके अंदर थी? पहले उमा भारती और बाद में नितिन गडकरी। डन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मेन नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, ये बात आपको याद रखनी है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के जो मिनिस्टर हैं वो मेन गवर्निंग मेंबर हैं ये जो नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा है। ओके, इसके अलावा टोटल 10 मिनिस्ट्रीज के अंदर 10 मिनिस्ट्रीज के साथ MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 10 मिनिस्ट्रियाँ एक साथ आई हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री आई है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आई है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आई है, शिपिंग मिनिस्ट्री आई है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री आई है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री आई है, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई मिनिस्ट्री। ये सारी मिनिस्ट्रीज मिला करके टोटल 10 मिनिस्ट्रीज के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया गया है ताकि इंटर मिनिस्ट्री कोई हर्डल ना क्रिएट हो।
पहला एस्पेक्ट। तो कुल मिलाकर के नेशनल गंगा काउंसिल, जिसमें मेन आपने देखा मेंबर जो रिपोर्ट लेंगे पूरी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से, वो प्रधानमंत्री लेवल के और मुख्यमंत्री लेवल के लोग हैं, सीधे सीधे मेन सेंट्रल बॉडी। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एक तो गवर्निंग बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी पे तौर पर सीधा डायरेक्टर जनरल की पोस्ट क्रिएट की हुई है और कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट। गवर्निंग बॉडी के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे मिनिस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर्स। ओके, तो इस तरह से ये सारा काम होगा। बड़े लेवल पर इन्वॉल्वमेंट है हाई ऑफिसर्स की और एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क क्रिएट किया गया। लेकिन ये सारा नेशनल लेवल पे हो रहा है। अगर नेशनल लेवल पर आपको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किसी से जाकर के बात करनी है, कोई शिकायत करनी है, कोई ग्रोथ देखनी है कि प्रोजेक्ट ने काम कितना कर दिया, कहाँ, आप किसे अप्रोच करेंगे? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के दफ्तर को। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को ताकत मिली हुई है कि वो कहीं पर भी साइट स्पेसिफिक ऑफिस बना सकते हैं, कहीं पर भी साइट चुन के साइट स्पेसिफिक ऑफिस बना सकते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। और 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट जो इस मिशन के तहत लिए जाएंगे, उनकी सैंक्शन, उनकी अप्रूवल देने की ताकत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास, अपने पास ही है, ताकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सके, वर्क फास्ट हो सके, परमिशंस लेने के लिए प्रोजेक्ट फंसे ना रहें। तो इसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया गया है। आई बात समझ में? लेकिन हमने ये देखा कि गंगा एक्शन प्लान के तहत एक प्रॉब्लम ये रही थी कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की गई थी, ऊपर से नीचे की तरफ आया गया था। इस बार ऐसी अप्रोच फॉलो नहीं की गई है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो की गई है, नीचे से ऊपर जाया गया, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया गया है। पंचायतें, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, अर्बन, स्टेट लेवल बॉडीज, इन सबको इन्वॉल्व करके चला गया है। जैसे कैसे नेशनल लेवल पे जहां नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा काम करेगा, ऐसे ही स्टेट लेवल पर कौन करेगा? स्टेट लेवल पे है तो ये एक प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट तो होगी, उनका अपना एक ग्रुप होगा। तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप या स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, SPGM, स्टेट लेवल पे कौन काम करेंगे? SPGM। डन। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, SPGM, ये स्टेट लेवल पे काम करेंगे। जो नेशनल लेवल पे काम कौन करेगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वही काम स्टेट लेवल पे कौन करेगा? स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, SPMG, सॉरी, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप। डन। इनके तहत मेनली अब ये स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप है, एक्चुअल में यहाँ पर काम कौन करेंगे? वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट गंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, स्टेट गंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कहाँ पर बनेंगी? स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पर भी आपको एग्जीक्यूटिव कमेटीज देखने को मिलेंगी। इनमें कौन होगा काम के तौर पर? तो मेनली जो स्टेट होते हैं, स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की, तो इनमें मेन पर्सन चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बैठा हुआ है और उसके तहत जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जोनल ऑफिसर्स हैं, जोनल कमिश्नर्स हैं और अदर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेंबर हैं, वो सारे मेंबर इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। ओके, इसके बाद हम आ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाईएस्ट ऑफिसर, DC, उसके अधीन ही आता है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नेशनल लेवल तक हम जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप स्टेट लेवल पे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये नेशनल लेवल पर। 3 तरह की बॉडीज आपको 3 हायरार्कीज पे देखने को मिलती हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ये प्रोजेक्ट जाता है, वो अभी हम साबित कर देंगे। इस तरह से सारा काम हो रहा है। ऐसे में हर तरह के MOU साइन हुए और हर तरह से इसे सिंक्रोनाइज किया गया। नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के बीच में MOU साइन हुए। नेशनल, ये इसे कहते हैं वर्टिकल अग्रीमेंट्स। नेशनल लेवल पर हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट भी हुए, सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में भी हुए, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। स्टेट लेवल पर भी क्रॉस डिपार्टमेंट्स, स्टेट में मिनिस्ट्रीज़ नहीं होती, डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्रॉस डिपार्टमेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स एंड वर्टिकल अग्रीमेंट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क माना गया था इसका कि प्रोजेक्ट्स कोई सैंक्शंस में हर्डल्स ना आए, फंड्स एलोकेशन में प्रॉब्लम ना आए, मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू परमिशंस लेने में, क्लियरेंसेज में प्रॉब्लम्स ना आए। इस वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इस वजह से लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता, इस वजह से परमिशंस नहीं मिल पाती। ये सारी चीज़ें इस बार हमें हटानी है, तभी समयबद्ध सीमा से काम। तो पहले इन सभी ने खुद को जोड़ा, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड द नमामि गंगे प्लेटफॉर्म, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, सबने अपने आप को उसके नीचे जोड़ लिया।
कुछ भी नहीं है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इट इज़ अ अम्ब्रेला प्रोग्राम। कौन सा? अब तक इंडिया में जितने भी गंगा को लेकर के प्रोग्राम चल रहे थे सबको एक छत्र के नीचे कन्वर्ट करने वाला एक प्रोग्राम। इसी के अंदर अब आ गया गंगा एक्शन प्लान, इसी के अंदर आ गया अब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, सब कुछ उसी के अंदर है। बस उसे नए तरीके से मैनेज कर रहा है, नई अप्रोच के साथ। दैट इज बॉटम अप अप्रोच एंड द पीपल पार्टिसिपेशन। इसके अलावा पंचायतों को बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व किया गया है। आपसे कोई पूछे पंचायतों को कैसे इन्वॉल्व किया गया है? इसके तहत गंगा ग्राम बनाए जाएंगे। लगभग अप्रॉक्सीमेट 1700 गंगा ग्राम आइडेंटिफाई किए गए जो गंगा रिवर के बैंक पर आते हैं। और गंगा ग्राम एक तरह का आदर्श ग्राम की तरह काम करेगा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जिसमें सभी को शौचालय यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री ODF का फॉर्मूला फॉलो होगा, जहां पर वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स रहेंगे सारे के सारे, जहां पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का उस लेवल पर यूज नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ये होंगे गंगा ग्राम्स जो गंगा नदी के किनारे बनेंगे, और ये सब होगा पंचायतों के माध्यम से। तो गंगा ग्राम स्थापित करने का कार्य पंचायतें करने का काम करेंगे, और पंचायतों के लेवल से सुधार होगा। पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ देखेंगे कि घाटों का काम कैसे चल रहा है, तो घाटों पे अथॉरिटी उनकी रहेगी। क्रेमेटोरियम्स जो वहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया की जाती है उसको मैनेज करने के लिए पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ अपना रोल प्ले करेंगी। तो इस तरह के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, लैंड एक्विजिशन में, विलेज मैनेजमेंट में, फार्मिंग प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट में, वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल में बड़ा रोल दे दिया गया है लोकल बॉडीज़ को एंड पंचायतों को। तो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, ऐसा माना गया है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। गंगा एक्शन प्लान में भी ये चीज़ें परिकल्पित थी, संकल्प था ऐसा, लेकिन बात ये थी कि प्रोग्राम सेंट्रलाइज्ड काफ़ी था। ओके, लेकिन ऐसी चीज़ें गंगा एक्शन प्लान में भी थी, वहाँ पर भी कोशिश की गई थी सेंट्रल लेवल पर एक अथॉरिटी बना करके चीज़ों को मैनेज करने की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज़ उस लेवल पर गायब थी और काम नहीं कर रही थी। ओके, अगला प्रोविजन इसके तहत ये सारा हमने बना लिया। क्या इतने से काम चला जाएगा? नहीं। सेंट्रल लेवल पे एक तो नेशनल गंगा काउंसिल है, उस नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग होगी। ऐसा बोला गया कि लगभग साल में एक बार नेशनल गंगा काउंसिल को तो मिलना ही है। पहली 2 मीटिंगें उमा भारती ने की, तीसरी एक मीटिंग करने का काम नितिन गडकरी ने किया कि वंस इन अ ईयर हमें मिलना ही मिलना है नेशनल गंगा काउंसिल को, ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा बार भी मिल लेंगे। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो बात ये आ जाती है कि जो इम्पॉर्टेंट एम्पावर्ड कमेटी बनाने का काम किया गया कि 3 महीने में लगभग एक बार मीटिंग हो सके, और वो कमेटी एक टास्क फोर्स के तौर पर काम करेगी गंगा प्लान को लेकर के। क्योंकि आपने नेशनल गंगा काउंसिल तो बना ली, ठीक है, उसके बाद आपने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो तो इम्प्लीमेंटेशन विंग है, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन विंग और उस नेशनल गंगा काउंसिल के बीच का वो जो कनेक्शन है कि नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग्स लेकर के एजेंडा उठा रही है, सारा सुपरवाइज कर रही है, देख रही है कि क्या डेवलपमेंट हुई साल भर के अंदर। ऐसे में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इंप्लीमेंट कर रहा है डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट को। इनके बीच में जो एक बॉडी के तौर पर काम करेंगे, जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखेंगे और तेजी से आगे बढ़ाने का काम होगा, वो होगी एम्पावर्ड कमेटी, एम्पावर्ड टास्क फोर्स उसको नाम दिया गया है। और उस टास्क फोर्स को हर 3 महीने में एक बार मिलना है, और उस एम्पावर्ड टास्क फोर्स के हेड वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ही रहेंगे। जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वही उसके हेड होंगे। हर 3 महीने पर उसको मिलना है, पर दुख की बात यह है 3 महीने तो छोड़िए, साल में भी वो नहीं मिलती है। ओके, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। भारत सरकार ने 4 बटालियन ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी अपॉइंट की है, जिसे हम गंगा टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? गंगा टास्क फोर्स। और वो गंगा टास्क फोर्स काम करेगी, सुपरविजन करेगी, वायलेशंस को ऑब्जर्व करेगी, उसे ताकत होगी कि वो अरेस्ट कर सकती है, पकड़ के ले जा सकती है। ये सारे नॉर्म्स फुलफिल कराने का काम वो टास्क फोर्स करेगी। ये सारी चीज़ें, इसमें ताकत सारी डाली गई है, ताकत की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब बात यही इच्छा शक्ति की आ जाती है कि काम होगा कैसे। इसके तहत अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट आ गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अपने पिलर हैं, टोटल 8 पिलर आइडेंटिफाई हुए हैं। उनमें से पहले पिलर का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पिलर इज द STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटी छोटी कुछ खबरें आपको अभी देता हूं, इससे इंटरेस्ट बनेगा। देखिए, एक बात याद रखिए, 2017 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा गंगा को लीगल एंटिटी स्टेटस दे दिया गया है। लीगल एंटिटी स्टेटस का मतलब ये होता है कि गंगा भी अब आप आम इंसानों की तरह कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। मतलब गंगा के अब अपने राइट्स हैं, गंगा की अब अपनी ड्यूटीज़ हैं, और गंगा की अब अपनी लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो गंगा के पहले मान लीजिए गंगा का पोल्यूशन के थ्रू किसी को भी कोई आहत पहुंचा, नुकसान हुआ, उसने उस इंडस्ट्री के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। दूसरी बात, गंगा नुकसान में है तो कोई NGO ने केस फाइल किया। गंगा नुकसान में है तो कोई साधुओं संतों के ग्रुप ने केस फाइल कर दिया कि भाई पोल्यूशन बहुत हो रहा है।
गंगा खुद नहीं जा सकती थी, गंगा नुकसान में है, गंगा केस नहीं फाइल कर सकती। पॉल्यूशन गंगा में आ रहा है, सीवरेज गंगा में हो रहा है, पेड़ गंगा के किनारे कट रहे हैं, सैंड गंगा की निकाली जा रही है, ऑब्स्ट्रक्ट गंगा को किया जा रहा है, पानी उसका एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन गंगा कोर्ट नहीं जा सकती क्योंकि गंगा लीगल एंटिटी नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय के बाद गंगा अब एक लीगल एंटिटी है आपकी मेरी तरह, और अगर गंगा को कोई दुख होगा तो गंगा सीधा कोर्ट चली जाएगी। गंगा कहाँ चली जाएगी? गंगा कोर्ट चली जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गंगा कोर्ट चली जाएगी तो गंगा तो नदी है, उठ करके कोर्ट तो जा नहीं सकती। गंगा को कोर्ट कौन लेकर के जाएगा? बाबरी मस्जिद का भी केस कोर्ट में चल रहा है, राम मंदिर का भी केस कोर्ट में चल रहा है, कोई ना कोई तो लड़ रहा है ना, कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करता है ना उसको। तो इसी तरह से गंगा के भी पेरेंट, गंगा के भी रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड किए गए, जैसे उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल उसका हिस्सा है, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी उसका हिस्सा है, डायरेक्टर जनरल उसका हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के ये 3 मेंबरों को पेरेंट बना दिया गया, ये गंगा को रिप्रेजेंट करते हैं, गंगा डायरेक्टली कोर्ट के अंदर। इससे बहुत अंतर आ जाएगा गंगा के स्टेटस को लेकर के। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता को तय किया जाता है कि उसमें कॉलीफॉर्म की मात्रा कितनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारी चीज़ों को लेकर के गंगा कैटेगराइजेशन रहता है, कैटेगरी A B C D। कैटेगरी A मतलब कि पानी के लिए, पीने के लिए, ड्रिंकिंग। कैटेगरी B मतलब कि बाथिंग। कैटेगरी C मतलब कि एग्रीकल्चर। लेकिन कैटेगरी D मतलब एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड। गंगा की हालत ये है आज की डेट में, कैटेगरी D में गंगा को उत्तराखंड ने रखा है एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड, मतलब आप उसको ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, बाथिंग किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए अगर उसका नंबर नॉर्मल रेंज में 1 से 10 तक है तो 10 को भी अगर हम बेंचमार्क ले लें, हाईएस्ट पॉइंट को भी, तो 70 गुना ज़्यादा है, माने 700 जितना कॉलीफॉर्म होना चाहिए उससे 70 टाइम्स ज़्यादा कॉलीफॉर्म पाया जा रहा है। इस तरह से ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा गंगा के रिलेटेड और एक बात करें तो गंगा का गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी तक का जो स्ट्रेच है उसे इको सेंसिटिव जोन कहा गया है, ESZ, इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होता है? देखिए, आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, आप सभी जानते हैं। उसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का उपयोग करके ही आर्टिकल 3 का सहारा लेकर के, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आर्टिकल 3 है उसका सहारा लेकर के ही 2009 के अंदर गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया है और उसी के तहत गंगा का नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई है। तो अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आप गंगा को रिलेटेड काम करते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कार्य और हुआ कि आर्टिकल 3 के ही सब क्लॉज 2 का सहारा लेकर के गंगा के एक स्ट्रेच को आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। क्या कहता है ये एक्ट और क्या कहता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की कहानी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हुए समय आगे बढ़ा, समय समय पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के मीटिंग्स होती रही थी और प्रोजेक्ट आते रहे। ऐसे में 2002 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अपनाई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी WCS। ये 2002 की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत ये डिसाइड किया गया कि गंगा का ये जोन हम यानी कि गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी तक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत ये परिकल्पना आई थी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत क्या कहा जाता है कि आप किसी भी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन शो कर सकते हैं। कौन सा एरिया? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के एंड होने पर जो उसके बाद का उसका सराउंडिंग का 10 किलोमीटर का ब्रेड्थ है, ये नेशनल पार्क का बॉर्डर है, इसका ये 10 किलोमीटर तक का एरिया, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन होता है किसमें? हाईली रिजर्व्ड एंड हाईली एक्टिव एरियाज। यहाँ पे लोग बाग हैं, यहाँ पर रिजर्व एरिया है, उसके बीच का ये मेन एक जोन माना गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर इससे ताकत मिल जाती है कि कोई इंडस्ट्री से जुड़ी कोई गतिविधि, कोई भी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से जुड़ी कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती कि नहीं हो सकती, सरकार को ताकत मिल जाती है। राज्य सरकारों को कहा गया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़े हुए कानून को आप सभी अपने राज्यों में लागू करने का
कार्य करिए, कानून बना करके इसे क्रियान्वित करिए। सभी को सुझाव भेजे गए थे रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन को लेकर के किसी ने भी सुझाव वापस भेजे नहीं उस लेवल पर। सिर्फ 3 से 4 राज्य थे जिन्होंने सुझाव वापस भेजे। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट का ये कहना था कि ये जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके बाहर ये जो 10 किलोमीटर का आपने एरिया ले लिया है, यहीं पे तो मेनली सारे विलेजेस हैं, यहीं पे तो मेनली सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, यहीं पे तो इंडस्ट्री लगी हुई है, यहीं पे तो माइनिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर हम इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डालेंगे तो फिर तो कल को प्रोडक्शन रेगुलेट करने के नाम पर सब कुछ बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा, रोजगार के भंटाधार हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं लोगों को मिलेगी, पॉवर्टी एलिवेशन कहाँ से करेंगे, क्राइम फैलने लग जाएंगे, और पॉपुलिस्ट मेजर चुनाव में वोट कैसे मिलेगा। ये तो रोजगार का मुद्दा है, ये शिक्षा का मुद्दा है, ये सैनिटेशन का मुद्दा है, ये शेल्टर का मुद्दा है, ये सही बात नहीं। सरकारों ने विचार किया, 2005 में इसमें संशोधन किया गया, और 2005 के संशोधन के तहत जो नया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत नया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि पहले तो 10 किलोमीटर कोई स्पेसिफिक नहीं है, 10 किलोमीटर कोई स्पेसिफिक नहीं है, और अप्रोच रिजिड नहीं रहेगी कि 10 किलोमीटर, हम एरिया स्पेसिफिक अप्रोच यूज़ करेंगे। यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स के अंदर जितने डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनके तहत जाकर के देखेंगे कि कहाँ पे 1 किलोमीटर को करना है, 2 किलोमीटर को करना है, 5 किलोमीटर को करना है, 10 किलोमीटर को करना है या करना ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, बैन वाली अप्रोच कोई नहीं रखेंगे, बैन नहीं किया जाएगा किसी कार्य को, रेगुलेट किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि रेगुलेट करो, उसे और बेटर बनाओ, उसे इको सेंसिटिव बनाओ, इकोलॉजिकल फ्रेंडली बनाओ, इको फ्रेंडली, लेकिन बंद नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से स्टेट्स के मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास किया गया। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगती रही सरकार को कि आपने इतने लंबे समय से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कंसेप्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत लेकर के आया, अभी तक 5 राज्य भारत के केवल उन्होंने ही इसके ऊपर कानून बना करके इसको लागू किया है। अदर राज्यों में क्या स्टेटस चल रहा है, सरकारें इस पर मौन है, काम नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरी चीज़ समझ आई, लेकिन गंगा का स्ट्रेच यानी कि गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी तक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो रखा है, वहाँ पर उस लेवल पर डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी राज्य अभी अदर रिवर एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर के अभी मामला लल में चल रहा है। ओके, अगला कंसेप्ट इसको लेकर के क्या आया, 2018 में बिल आ रखा है, बिल पेंडिंग खड़ा है, उसको जल्दी से एक्ट बनाना है। बिल क्या है, पेंडिंग क्या है, गंगा रिवर को लेकर के जो नया बिल आया है, जो लॉ बन जाएगा अगर, तो फिर गंगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन नहीं रह जाएगी। आज की डेट में गंगा को जो आप शक्ति दे रहे हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन दे रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ताकतें जो आप देना चाहते हैं गंगा को वो नहीं मिल पाती। अगर गंगा का रिलेटेड गंगा का एक्ट ही आ जाता है तो बड़े लेवल पर गंगा उस फिर एक्ट के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग बड़ी तेजी से अपने सारे कार्य कर जाएगी, और फिर आप उसे प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, प्रिजर्व भी कर पाएंगे, मैनेज भी कर पाएंगे। तो गंगा कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट पेंडिंग खड़ा है अभी, और वो बिल पास होने को खड़ा है। उसके तहत कई सारे क्लॉजेज आए हैं कि अगर कोई भी किसी तरह से अनट्रीटेड वाटर गंगा में नहीं डाल सकता, पहली बात। किसी तरह का एफॉरेस्टेशन उसकी विसिनिटी में नहीं हो सकता, किसी तरह से हार्मफुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं हो सकती, अनड्यू एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर ऑफ द गंगा नहीं हो सकता। ये सारी गतिविधियाँ अगर कोई कर रहा है तो एक तरह का वायलेशन माना जाएगा। कोई भी अगर उसमें किसी तरह का कोई डंप करते हुए कोई गार्बेज, कोई सीवरेज या अनट्रीटेड एफ्लुएंट इंडस्ट्री का डालते हुए पाया जाता है तो इसे ग्रॉस वायलेशन माना जाएगा। इस वायलेशन को देखते हुए अब उसे बुक किया जा सकता है, 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून बहुत सख्त माना जा रहा है कि अगर ये एक बारी पालन हो गया, लागू हो गया, तो बड़ी तेजी से ये परिवर्तन कर देगा गंगा के स्टेटस को लेकर के। इसमें इंडस्ट्रीज को बंद करने को लेकर प्रावधान है, इंडस्ट्रीज को डिसलोकेट और रीलोकेट करने को लेकर के प्रावधान है। ये सारे प्रावधान इसमें माने गए हैं कि ये काफ़ी बूस्ट देंगे। सरकार के पास जो अभी एक बल या ताकत नहीं है, वो बल या ताकत ये प्रोवाइड करने का काम कर देगा। इसमें भी कई कन्फ्लिक्टिंग बातें आ गई। पहला क्लॉज इसमें ये दे दिया गया है कि जिस भी कंपनी के द्वारा पोल्यूशन किया जाएगा वो सारी कंपनी के ऊपर चार्ज लगेगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि जो भी उस कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पर जिम्मेदार हैं वो सारे के सारे बुक्ड होंगे इसके अंदर। दूसरा ही क्लॉज इसमें ये दे दिया कि अगर मालिक ये प्रमाणित कर दे कि उसकी अज्ञानता में या तो मतलब उसकी नॉलेज के बगैर ये पोल्यूशन डाला गया नदी में, तो फिर वो बच सकता है, फिर उसे एग्जम्पशन है। अब ये तो तय कौन करेगा कि उसके ज्ञान में हुआ या उसके अज्ञानता में हुआ, पहले आप बताएं। पहले आपने इसे इतना सख्त बना दिया, ये कह दिया कि सारे इसमें कवर्ड है। दूसरी लाइन में आप ये कह रहे हैं कि मालिक बच सकता है अगर वो सिद्ध कर दे कि भाई मेरी नॉलेज के बगैर जाकर के ऐसा किया, और वो ये प्रूव कर दे कि मैंने बहुत प्रयास किया रोकने का फिर भी ऐसा किया, तो ठीक है, पहले पोल्यूशन हुआ करेगा फिर पकड़े जाएंगे। ऐसे में मालिक बच जाया करेंगे ये कह करके कि भी हमने बड़ा प्रयास किया रोकने का, या फिर हमें पता ही नहीं था, हमारी कंपनी ये कर रही है। बाहर रह करके जो लोग पकड़े जाएंगे उनको अंदर करके बेल पे छुड़वा लिया जाएगा, कहानी खत्म। एक तरह से पूरा सख्त किया गया, और दूसरी तरफ से एक प्रोटेक्शन भी दे दी गई। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग नेक्सस रहा गवर्नमेंट एजेंसीज
और कंपनियों के बीच में इस लॉ को बनाने को लेकर के। पर लॉ अगर एक बार इस प्रोविजन को रेक्टिफाई करके आता है, ये बड़ा सुदृढ़ ढांचा दे देगा गंगा के विकास को लेकर के, ये बड़ी बात है। ओके, अब हम सारा गंगा के सारे पिलरों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। हमने रिसर्च डेवलपमेंट समझ ली, 2018 का एक्ट भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से 2017 में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया कि गंगा एक लीगल एंटिटी स्टेटस है। हमने यह भी देख लिया कि गंगा का इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता क्या है, सारा कुल मिलाकर के कहानी आपको समझा दी गई है। अब मुद्दे पे आते हैं, गंगा के 8 पिलरों की चर्चा करते हैं, इसी में गंगा क्रिटिकल एनालिसिस भी हो जाएगा। चलो अमनदीप, आओ नई यात्रा पे निकले हैं। पहला पिलर स्पेशल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, ये पहला पिलर है। क्या किया गया, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा नदी की तरह तरह निकले हुए हैं। किस वजह से, गंगा नदी में बड़े अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर आप डाल देते हो। क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हो, जितना भी म्युनिसिपल सीवरेज है सारा गंगा में जाता है, और वो म्युनिसिपल सीवरेज किधर से जा रहा है, आपके घरों से जा रहा है। और वो सारे म्युनिसिपल सीवरेज के अंदर क्या होता है, आपका फिल्थ, आपका डर्ट, आपके यूरिन भरे हुए हैं, वो सारा जैसे ही जाकर के गंगा के पानी में मिलता है, गंगा के कीटाणु कहते हैं इतना ऑर्गेनिक कंटेंट, इतना खाने को माल आ गया, वो सारा उसे खाना शुरू कर देते हैं। खाने के लिए उन्हें कितनी सारी ऑक्सीजन चाहिए, और खा खा के बदले में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे। ऐसे में गंगा का सारा ऑक्सीजन चुस्त जाता है, और गंगा की मछलियाँ बेहोश हो के पलंग पे नीचे बेड पे गिरती हैं, गंगा के बेड पे। गंगा के ऑटर, गंगा के टर्टल, गंगा की डॉल्फिन सारी बेहोश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे में ये ऑर्गेनिक कंटेंट हमें बढ़ाना, कम करना होगा। सबसे ज़्यादा श्राप जो गंगा को मनुष्य ने दिया है वो है मनुष्य का फेकल। जो मनुष्य सारा अपने शरीर के अंदर से मल निकालता है, उस मल के सीधा सीधा पानी में जाने से जन्म लेता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज। ये कॉलीफॉर्म पैथोजेंस हैं जो बीमारियों का कारण है। जितनी भी पेट से जुड़ी ही बीमारियां हैं सारी की सारी इसकी वजह से हो रही है। ये नाश कर रहा है शरीर को। अगर आप गर्मियों के महीनों में जाएं, यूपी के हॉस्पिटल, बिहार के हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं बच्चों के द्वारा इन बीमारियों से, लेकिन कभी भी परिवार वाले ये नहीं बताते कि ये स्विमिंग कर रहा था गंगा में। ये डॉक्टर इसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अभी लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि वो कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे कि ये बीमारियां गंगा से हैं, जबकि बीमारियां गंगा से हैं ये, क्योंकि गंगा को आपने दूषित कर दिया है इस स्तर पर। यह बड़ी बात थी। तो एक तरह से इस तरह का जो सीधा सीधा डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है, ये नुकसानदायक है, और यह वेस्ट पॉइंट सोर्स वेस्ट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये म्युनिसिपल वेस्ट सीवरेज के तौर पर निकल रहा है। हजारों करोड़ों मिलियन लीटर डे वेस्ट इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। अकेले कानपुर में ही 12,000 मिलियन लीटर डे प्रोड्यूस कर रहे हो आप अनट्रीटेड ये सारा, और फिर उसे ट्रीट करते हो। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर देता है आकर के कौन, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो इंडस्ट्री से निकल रहे वो सभी के सभी केमिकल्स इसमें एक बड़ा योगदान देते हैं, और उन्हीं केमिकल्स के माध्यम से ही आपको कई तरह के हैवी मेटल्स पानी में देखने को मिलते हैं। लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे हैवी मेटल्स उस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से। अदरवाइज तो सिर्फ और सिर्फ टोटल जितना भी एफ्लुएंट है उसका 12% ही इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। टोटल जो वेस्ट जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसका 12% ही इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है गंगा में। लेकिन वो 12% भी इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स हैं, और 99% कंटेंट इंडस्ट्री का नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो खत्म नहीं होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उसे खत्म नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। यह नुकसान है। तो ऐसे में गंगा के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए। गंगा हॉटस्पॉट्स, और हॉटस्पॉट्स के तौर पर निकल करके आए वो यूनिट्स जैसे कि कानपुर निकल के आया, इलाहाबाद निकल के आया, वाराणसी निकल करके आया। इन हॉटस्पॉट्स में बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज, एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री है, शुगर प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं बड़े लेवल पर, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो शुगर प्लांट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं यहाँ पर, लेदर टैनरीज, लेदर इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पर है। ये सारी इंडस्ट्रीज हैवी केमिकल्स एंड हाई लेवल का ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर के 2 एरिया सिसमाऊ और जजमाऊ, यह तो गंगा के गले पर बैठे हुए हैं, गंगा गला दबा करके। सिसमाऊ में एक नाला बहता था, 128 साल पुराना नाला था भाई।
उस नाले को कहीं किसी तरह से थोड़ा बंद करने में सफल हो पाए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। उसका मुंह बंद किया गया है। जितना भयावह उसका दृश्य रहता था और जितना मल वो फेंकता था, समझ लीजिए गंगा खत्म होकर के एक दिन वही जिंदा होने वाला था। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सिसमाऊ एंड जजमाऊ दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़े लेवल पर लेदर टैनरीज हैं और लेदर इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर क्रोमियम का इस्तेमाल होता है।